नमस्ते और आज के इस गहन अध्ययन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे सामने जिन स्रोतों का खजाना है ना वो मतलब किसी साधारण किताब से नहीं जुड़ा है। जी बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की मशहूर आत्मकथा के पहले खंड की, क्या भूलूं क्या याद करूं। और दिलचस्प बात यह है कि इस शानदार रचना को भारतीय साहित्य का सबसे बड़ा सम्मान सरस्वती सम्मान भी मिल चुका है। जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हाँ, लेकिन आज का हमारा मिशन सिर्फ एक मशहूर कवि की जीवनी पढ़ना या उसके पन्ने पलटना नहीं है। सही कहा। हमारा असली मकसद उन स्रोतों के भीतर छुपे उस दौर को समझना है, समाज की सच्चाइयों और आम इंसानों के उन असाधारण संघर्षों को डिकोड करना है जो मतलब इतिहास की किताबों में अक्सर गुम हो जाते हैं। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। और इस चर्चा की शुरुआत में ही ना ये गहराई से समझ लेना जरूरी है कि आखिर इस आत्मकथा को हिंदी साहित्य में एक मील का पत्थर क्यों माना जाता है। मैं भी यही सोच रहा था। देखिए, डॉक्टर धर्मवीर भारती और हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे दिग्गजों ने भी इस बात को खुलकर स्वीकारा है। शायद पहली बार किसी लेखक ने अपने बारे में और अपने परिवार की कमियों के बारे में इतनी बेबाकी से लिखा है। मतलब कोई फिल्टर नहीं लगाया। एकदम से। अक्सर लोग अपनी छवि चमकाने की कोशिश करते हैं ना, लेकिन यहाँ कोई बनावट नहीं है। यहाँ जीवन की सच्चाई है और यही इसे क्लासिक दस्तावेज बना देती है। और इतिहास की ये सच्चाइयां कई बार इतनी हैरान करने वाली होती हैं कि उन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। हाँ, ये तो है। मतलब इस परिवार की कहानी की शुरुआत ही एक ऐसे ऐतिहासिक किस्से से होती है जो आज से लगभग 500-600 साल पुराना है। बस्ती जिले के अमोड़ा गांव का किस्सा है ना ये। जी बिल्कुल, बस्ती जिले के अमोड़ा का। वहाँ एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था जिनकी एक बेहद खूबसूरत बेटी थी। अच्छा। और उसी इलाके में डोम दुर्ग का एक राजा हुआ करता था, उग्रसेन, जो डोम जाति से आता था। राजा उग्रसेन ने मतलब अपनी ताकत के नशे में उस ब्राह्मण कन्या से विवाह का प्रस्ताव रख दिया, जो उस दौर की सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से बिल्कुल असंभव था। एक बड़ा धर्म संकट। बिल्कुल। और जब ब्राह्मण ने इस प्रस्ताव को ठुकराया तो उग्रसेन ने अपनी सत्ता का इस्तेमाल करते हुए उस पूरे परिवार को ही बंदी बना लिया। अब उस भयानक संकट के बीच कहानी में जो मोड़ आता है ना, वो उस समय के समाज को समझने के लिए बहुत अहम है। वो कैसे? क्योंकि उस ब्राह्मण कन्या ने हार नहीं मानी। उसने चतुराई से तीर्थ यात्रा पर जाने का बहाना बनाया और किसी तरह अयोध्या के सूबेदार राय जगत सिंह के दरबार में जा पहुंची। और ये राय जगत सिंह कौन थे? राय जगत सिंह एक श्रीवास्तव कायस्थ थे और उनके बारे में मशहूर था कि वे इंसाफ पसंद और बेहद निडर योद्धा थे। तो कन्या की पुकार सुनकर जगत सिंह ने अपनी पूरी सेना के साथ डोम राजा पर हमला कर दिया। अरे वाह। हाँ, एक भीषण युद्ध हुआ जिसमें उग्रसेन की हार हुई और ब्राह्मण परिवार आजाद हो गया। अब यहाँ जो हुआ वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। क्या हुआ? उस गरीब ब्राह्मण के पास अपनी जान बचाने वाले को देने के लिए कोई दौलत तो थी नहीं, तो उसने भावुक होकर अपना यज्ञोपवीत यानी अपना पवित्र जनेऊ अपने गले से उतारा और जगत सिंह के कंधे पर डाल दिया। बाप रे, ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। उसने अपनी पहचान, अपना पांडे उपनाम जगत सिंह को दे दिया और अपनी कन्या का हाथ भी उनके हाथ में सौंप दिया। ये कदम उस दौर के हिसाब से मतलब कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। उस कठोर जातिवादी समाज में एक ब्राह्मण का अपना जनेऊ उतारकर किसी कायस्थ को दे देना अपनी सबसे बड़ी सामाजिक हैसियत को त्याग देने जाता था। एकदम सही कह रहे हैं आप। ये दिखाता है कि जब जान पर बनाती है तो इंसान के बनाए हुए सारे सामाजिक नियम कैसे पीछे छूट जाते हैं। और इस घटना का एक और दिलचस्प पहलू भी है। वो मदिरापान वाला वचन। हाँ, उस ब्राह्मण ने अपना उपनाम देने के साथ साथ जगत सिंह से एक बहुत कड़ा वचन लिया था। वचन ये था कि उनके वंशज कभी शराब को हाथ नहीं लगाएंगे और अगर करेंगे तो उन्हें कोढ़ की बीमारी हो जाएगी। यही वजह है कि उनके वंशज आगे चलकर अमोढ़ा के पांडे कहलाने लगे। हाँ, जो असल में श्रीवास्तव कायस्थ थे लेकिन ब्राह्मणों की तरह जनेऊ पहनते थे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। कैसा सवाल? कि उस दौर में जातियों का असली स्वरूप क्या था और समाज में कायस्थों की स्थिति को लेकर कैसी राजनीति चल रही थी। उस समय वर्चस्व की एक गहरी बौद्धिक लड़ाई थी ब्राह्मणों और कायस्थों के बीच। अच्छा। समाज में जानबूझकर डरावनी कहानियां और मिथक फैलाए गए थे ताकि एक खास वर्ग को नीचा दिखाया जा सके। एक बहुत ही क्रूर ताना उस समय प्रचलन में था। वो ताना क्या था?
कि कायस्थ पैदाइशी इतना बेरहम होता है कि उसने माँ के पेट में रहते हुए माँ का मांस इसलिए नहीं खाया क्योंकि तब उसके दांत नहीं निकले थे। हे भगवान, सोचिए सामाजिक दबदबा बनाए रखने के लिए किस हद तक खौफनाक अफवाहें गढ़ी जाती थीं। बिल्कुल। मतलब ये इस बात का क्लासिक उदाहरण है कि कैसे ऊंची हैसियत वाले लोग सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि खौफ और अफवाहों का जाल बुनकर भी अपना दबदबा कायम रखते थे। और इसी साजिश के खिलाफ एक बहुत ही सशक्त आवाज उठी थी स्वामी विवेकानंद की। अच्छा, विवेकानंद जी ने भी इस पर कुछ कहा था? जी, जब वे अमेरिका में विश्व धर्म संसद में छा गए थे तो भारत में कुछ रूढ़िवादी लोगों ने उन्हें शूद्र कहकर उनकी आलोचना शुरू कर दी थी। ये तो बहुत अजीब बात है। तो इसके जवाब में मद्रास में दिए गए अपने एक भाषण में विवेकानंद ने कायस्थों के इतिहास को बहुत गर्व के साथ सामने रखा। उन्होंने कहा था कि वे उस जाति के वंशज हैं जिनके सामने सदियों से बड़े बड़े विद्वान सिर झुकाते आए हैं। बहुत खूब। उन्होंने पूरी दुनिया को याद दिलाया कि भारत के सबसे महान दार्शनिक और युग प्रवर्तक विचारक कायस्थ जाति से ही निकले हैं। मतलब ये सिर्फ एक बचाव नहीं था, बल्कि इतिहास के उन पन्नों को वापस पलटना था जिन्हें साजिश के तहत धुंधला किया जा रहा था। बिल्कुल सही। खैर, इतिहास के इन भारी पन्नों से निकलकर जब हम डॉक्टर बच्चन के अपने पूर्वजों की तरफ बढ़ते हैं तो एक और तरह का संघर्ष सामने आता है। अमोढ़ा छोड़कर उनका परिवार प्रतापगढ़ के बाबूपट्टी गांव में आ बसा था। लेकिन कहानी यहां नहीं रुकती। यहां से उनके एक पूर्वज जिनका नाम मनसा था, वो एक नए सफर पर निकले। और जब मनसा ने अपनी पत्नी के साथ बाबूपट्टी छोड़ा तो उनके पास बिल्कुल कुछ नहीं था। खाली हाथ निकले थे वो। एकदम खाली हाथ। एक इंसान जब अपनी पुश्तैनी जमीन हमेशा के लिए पीछे छोड़ता है तो उस मनोवैज्ञानिक बोझ का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और मनसा का यह कदम वाकई पीढ़ियों का भविष्य बदलने वाला था। इस सफर में एक बहुत ही रहस्यमयी और दिलचस्प पड़ाव आता है। वो तिलहर के गुरु वाला किस्सा। हाँ, तिलहर नाम की जगह पर उन्हें गुरु महाराज मिले। उन गुरु ने मनसा को सिर्फ दीक्षा ही नहीं दी बल्कि 3 खास बर्तन दिए, एक बटलुई, एक थाली और एक गिलास। और इसके साथ ही 3 बेटे होने का आशीर्वाद भी दिया। जी, और शुरुआत के लिए 3 रुपए नकद भी दिए। लेकिन सबसे बड़ी बात थी गुरु की वो भविष्यवाणी। भविष्यवाणी क्या थी? उन्होंने कहा था कि इस सफर में जहां भी तुम्हारे कदम रुकेंगे, जहां तुम थककर गिर पड़ोगे, वहीं तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियां आबाद होंगी। और वो कदम जाकर रुके सीधे इलाहाबाद में। मतलब कल्पना कीजिए उस रात की। मनसा और उनकी पत्नी मीलों पैदल चलकर पूरी तरह टूट चुके थे। आधी रात का वक्त था और वे इलाहाबाद के चक मोहल्ले में चकेसरी देवी मंदिर के पास आकर निढाल होकर गिर पड़े। तो सफर वहीं रुक गया। हाँ, मंदिर में देवी का जो प्रसाद चढ़ा था वही खाकर उन्होंने भूख मिटाई और वहीं जमीन पर सो गए। अगले दिन उसी खाली जमीन पर अपनी छोटी सी झोपड़ी डाल ली। शून्य से शुरू हुआ सफर एक मुकाम तक पहुंच गया। बिल्कुल। और बाद में चलकर गुरु के दिए हुए वो 3 बर्तन मनसा के 3 अलग-अलग परिवारों में बट गए, जिन्हें बड़ा घर, मझला घर और छोटा घर के नाम से जाना जाने लगा। मतलब थाली बड़े घर के हिस्से आई, बिल्कुल। बटलोई मझले घर में और गिलास छोटे घर में गया। सही कहा। और पता है उन बर्तनों की अहमियत सिर्फ धातु के टुकड़ों जितनी नहीं थी। परिवार में उन्हें लेकर एक गहरी आस्था जुड़ गई थी कि उन बर्तनों में कभी बरकत खत्म नहीं होती। एक तरह से वो नींव के प्रतीक बन गए थे। बिल्कुल। और इन तीनों घरों में अगर हम बड़े घर की तरफ नजर डालें तो वहां हमें इंसानी स्वभाव के बेहद जटिल किरदार देखने को मिलते हैं। हाँ, बड़े घर के इन किरदारों में सबसे पहला नाम आता है गंसी चाचा का, जिनका असली नाम गणेश प्रसाद था। उनका किस्सा तो बहुत ही अनोखा है। उनकी जिंदगी इंसान के खुद को एक अनावश्यक दबाव में फंसा लेने का जीता जागता उदाहरण है। उस दौर में डॉक्टर गणेश प्रसाद नाम के एक बहुत महान गणितज्ञ हुआ करते थे। अच्छा। तो घंसी चाचा इस बात से इतनी ज्यादा प्रभावित हो गए कि उनका नाम भी गणेश प्रसाद है कि उन्होंने ठान लिया कि बस अब गणित में ही महारत हासिल करनी है। लेकिन गणित उनके बस की बात तो थी नहीं। बिल्कुल नहीं। नतीजा ये हुआ कि वे बीए में गणित लेकर सालों साल फेल होते रहे। सोचिए, एक इंसान अपनी पूरी अहमियत सिर्फ एक नाम से जोड़ ले तो तनाव क्या होगा। मोहल्ले के लिए तो वो मजाक बन गए होंगे। हाँ, और जब सालों बाद आखिरकार वो पास हुए तो मोहल्ले में इतनी बड़ी दावत दी गई मानो कोई बहुत बड़ा त्योहार हो। गंसी चाचा का ये किस्सा सुनने में भले ही मजेदार लगे, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरी कुंठा छिपी थी। वो कैसे? वे अंदर से बहुत एकांत प्रिय और गुस्सैल हो गए थे। लगातार मिलने वाली असफलताओं ने उनके स्वभाव में कड़वाहट भर दी थी। जब उनकी जवानी ढलने लगी तो उन्होंने घर के आंगन में पौधे लगा लिए। अपना सारा गुस्सा पौधों पर निकालते थे। अपना सारा प्यार पौधों पर लौटाते थे। लेकिन इंसानों के लिए उनका गुस्सा कम नहीं हुआ था।
बच्चों को पौधों की परछाई तक नहीं पड़ने देते थे। अच्छा। और लेखक ने याद किया है कि जब वे छोटे थे और घर की औरतों के साथ ढोलक बजाते या गाते थे तो गंसी चाचा उन्हें मेहरा कहकर ताना मारते थे। मेहरा मतलब औरतों जैसा। हाँ, ये किसी और पर नहीं बल्कि अपनी नाकामियों पर निकलने वाली खींच थे। बिल्कुल। और एक ही घर में पले बड़े होने के बावजूद गंसी चाचा के बड़े भाई मोहनलाल का मिजाज एकदम अलग था। मोहनलाल बहुत सख्त इंसान थे ना। सख्त भी थे और उनमें गजब का स्वाभिमान कूट कूट कर भरा था। वे विश्वविद्यालय के दफ्तर में क्लर्क की नौकरी करते थे, जो उस जमाने में बहुत इज्जतदार पेशा माना जाता था। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो मोहनलाल की कहानी उस दौर के राष्ट्रीय उभार का बहुत ही शानदार उदाहरण है। वो प्रमोशन वाला वाकया ना? जी, दफ्तर में उनके साथ नाइंसाफी हुई और उनके एक जूनियर को प्रमोशन दे दिया गया। मोहनलाल ने बिना एक पल की देरी किए उस सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। जो कि उस समय बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल। और ये फैसला सिर्फ गुस्से का नतीजा नहीं था। देश में गांधी जी का असहयोग आंदोलन पूरे उफान पर था। हाँ, स्वदेशी की लहर चल रही थी। तो मोहनलाल ने नौकरी छोड़कर अपने घर के बरामदे में ही करघे लगवा दिए और हाथ से सूत काटकर कपड़ा बुनने का काम शुरू कर दिया। ये एक बहुत ही सशक्त दृश्य है। अपने ही घर के बरामदे को आजादी के आंदोलन का मैदान बना देना। ये दिखाता है कि कैसे आजादी की लड़ाई सिर्फ बड़े नेताओं तक सीमित नहीं थी, आम घरों तक पहुंच चुकी थी। एकदम सही। और जब घरों की बात आती है तो इस परिवार की औरतों का जो संघर्ष सामने आता है वो किसी भी ऐतिहासिक क्रांति से कम नहीं है। बिल्कुल। और उन औरतों में सबसे प्रखर किरदार है राधा का, जो लेखक के परदादा की बहन थी। उनका जीवन तो बहुत ही दर्दनाक लेकिन प्रेरणादायक है। सिर्फ 17 साल की कच्ची उम्र में उनका पति चल बसा और वे विधवा हो गईं। ससुराल वालों ने उन पर इतने जुल्म किए कि एक रात वे कुएं में कूदने जा रही थी। हे भगवान। लेकिन ठीक उसी पल उनकी नजर अपनी छोटी सी बच्ची महारानी पर पड़ी। उस बच्ची के मासूम चेहरे ने उनके कदम रोक दिए। उन्होंने तय किया कि वे समाज के आगे घुटने नहीं टेकेंगी, तो वो वहां से भाग निकली। जी, वे अपनी बच्ची को लेकर रातों रात ससुराल से भाग निकलीं और सीधे अपने मायके, अपने भाई के पास आ गईं। और राधा का वो भाई भी कोई मामूली इंसान नहीं था। वे थे मिट्ठूलाल, जिन्हें लोग आदर से नायब साहब कहते थे। नायब साहब का तो बहुत रुतबा था। 6 फुट का लंबा चौड़ा बदन और पुलिस में नायब कोतवाल की कुर्सी। उन्होंने अपने लिए एक ऐसा घर बनवाया था जो दूर से किसी किले जैसा दिखता था। और लेखक को जो सिपाही की तरह डटे रहने की प्रेरणा मिली वो भी उन्हीं से मिली ना। बिल्कुल, वो खून का असर था। लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। कैसे? नायब साहब का वो रुतबा और वो घर एक सुनहरे दौर की निशानी था, लेकिन 1857 के गदर ने सब कुछ तहस-नहस कर दिया। वो क्रांति जिसने अनगिनत परिवारों को बदल दिया। हाँ, इलाहाबाद की सड़कों पर अंग्रेजों की तोपों की गूंज थी। इसी तबाही के बीच तोप का एक भारी गोला आकर नायब साहब के बेटे भोलानाथ के पैर पर गिरा और वो जीवन भर के लिए लंगड़े हो गए। और राधा ने तो वो मंजर भी देखा था जब चौक के पुराने नीम के पेड़ों पर बागियों को फांसी दी जा रही थी। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस खौफनाक मंजर के बाद परिवार का जो पतन हुआ वो बहुत दर्दनाक था। वो किले जैसा घर गरीबी के कारण टुकड़े टुकड़े होकर बिकने लगा। लेकिन इस बर्बादी के बीच जो चीज हैरान करती है वो है भोलानाथ का धीरज। उन्होंने कभी रोना नहीं रोया इस बदकिस्मती का? बाहर जब दुनिया उजड़ रही थी तब भोलानाथ एक टूटी हुई चारपाई पर बैठकर खालिक बारी पढ़ते रहते थे। ये खालिक बारी क्या है? ये असल में कई भाषाओं के शब्दों का एक पद्यात्मक शब्दकोश है। वे शब्दों की उस दुनिया में खोए रहते थे। ये उस पीढ़ी का मौन संघर्ष था जो शोर नहीं मचाता, बस ज्ञान में सुकून तलाशता है। भोलानाथ के उस धैर्य का आखिरकार फल भी मिला। उन्हें ललितपुर की जेल में दारोगा की नौकरी मिल गई और वे वहां चले गए। लेकिन असली कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। वो सफर वाली कहानी? हाँ, पीछे से राधा और उनकी एक साथी महिला महिंगिनिया ने तय किया कि वे भी ललितपुर जाएंगी। और सबसे अचरज की बात है कि उन्होंने इलाहाबाद से ललितपुर पैदल जाने का फैसला किया। 19वीं सदी में 2 अकेली औरतों का पैदल सफर करना तो मौत को दावत देने जैसा था। रास्ते में ठग, डाकू, जानवरों का खतरा हर कदम पर था। लेकिन राधा और महिंगिनिया ने जो दिमाग लगाया उसे अगर आज की भाषा में कहें तो वो 19वीं सदी का सबसे बेहतरीन लाइफ हैक था। वो ब्राह्मणियों वाला भेष ना? बिल्कुल। वे जानती थीं कि उस दौर में हथियारों से ज्यादा ताकत धर्म के सम्मान में है, तो उन्होंने प्रयागराज की उच्च कुल की ब्राह्मणियों का रूप धर लिया। गले में लंबी सुमुरनी डाल ली और अपने साथ गंगाजल और संगम की पवित्र मिट्टी रख ली।
रास्ते में जो भी मिलता वे उसे बड़े आदर से गंगा जल का प्रसाद देती। तो लोग उन्हें लूटने के बजाय उनके सामने सिर झुकाते थे। हाँ, उन्होंने समाज की अंधश्रद्धा को अपनी ढाल बना लिया था। यह चतुराई वाकई काबिले तारीफ थी। लेकिन खतरे पूरी तरह खत्म नहीं हुए थे। रास्ते में एक बहुत नाटकीय घटना घटी। नदी वाली घटना। जी, नदी किनारे एक यात्री नहाने गया था और उसके पैसों की बसनियां यानी थैली कहीं खो गई। उसने वहां बैठी राधा और महंगिनिया पर चोरी का इल्जाम मढ़ दिया। फिर तो भीड़ जमा हो गई होगी। बिल्कुल, कोई और महिला होती तो कांपने लगती, लेकिन राधा ने वहां जो वाकपटुता दिखाई वो गजब थी। उन्होंने जोर जोर से रोना शुरू किया और उस आदमी को भयंकर श्राप देने लगी कि झूठा इल्जाम लगाने वाले का सर्वनाश हो जाएगा। हाँ, उनका रूप देखकर भीड़ उनके समर्थन में आ गई। कुछ देर बाद जब नदी में खोजा गया तो थैली पानी के अंदर मिट्टी में दबी मिल गई। तो इज्जत भी बच गई और उस आदमी को माफी भी मांगनी पड़ी। लेकिन इस सफर का सबसे खौफनाक हिस्सा तो अभी बाकी है। चलते चलते ये दोनों औरतें एक शातिर ठगनी के झांसे में आ गईं और बिना जाने एक खूंखार डाकू के घर में रात बिताने पहुंच गईं। बाप रे। जब रात हुई तो उन्हें असली खतरे का एहसास हुआ। आधी रात के वक्त डाकू खांसता और उसका बेटा इशारों में पूछता कि क्या मैं चाकू निकाल लूं। उस भयानक रात का तनाव सोचकर ही डर लगता है। उन्होंने अपनी सांसें इस कदर रोक ली थीं कि धड़कन की आवाज भी ना आए। वे बस रात के उस गहरे पहर का इंतजार कर रही थीं। आत्मकथा में लिखा है ना, जब विश्व की संपूर्ण सत्ता सुप्त होती है। बिल्कुल, जब हवा भी बंद हो जाती है। जैसे ही उन्हें लगा कि डाकू सो चुका है, वे दोनों दबे पांव परछाई की तरह उस मौत के घर से बाहर निकली और सीधे ललितपुर पहुंचकर ही दम लिया। यह आत्मकथा का महज एक शुरुआती हिस्सा है, लेकिन इन चंद किस्सों में ही हमें एक पूरी सदी का इतिहास धड़कता हुआ महसूस होता है। एग्जैक्टली। सही कहा आपने। यह उन जातियों के बदलते समीकरणों का दस्तावेज है जहां एक जनेऊ से समाज की सत्ता बदल जाती है। यह गदर की राख से उठते धुएं की कहानी है, रूढ़ियों के बीच फंसी औरतों का आख्यान है, और एक साधारण इंसान की जिद की कहानी है। और इस पूरी चर्चा के अंत में ना एक ऐसा विचार है जो उसे नया आयाम देता है। कौन सा विचार? लेखक लिखते हैं कि जब उनका बेटा अमित इन सदियों पुरानी कहानियों को पढ़ता है तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभर आती है, जैसे वो खुद उस वक्त का हिस्सा रहा हो। ये एक बहुत गहरा दार्शनिक सवाल है। श्रोताओं के लिए ये सोचने वाली बात है कि क्या हमारे पूर्वज सिर्फ इतिहास की किताबों में सिमट कर रह जाते हैं, या हमारी रगों में दौड़ने वाले खून में, हमारे डीएनए में उनकी वो सारी यादें, उनका डर और उनका वो अदम्य साहस आज भी कहीं ना कहीं सुरक्षित है। क्या हम सिर्फ अपने जन्म से शुरू होते हैं, या हम उन अनगिनत पीढ़ियों का ही एक जीता जागता विस्तार हैं जो हमसे सैकड़ों साल पहले बिल्कुल हमारी तरह ही संघर्ष कर रही थीं? ये विचार वाकई हमें अपनी जड़ों को नए नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। इतिहास सिर्फ पीछे छूट गया समय नहीं है, वो हमारे भीतर आज भी सांस ले रहा है। श्रोताओं, इसी गहरे विचार के साथ आज के इस विस्तृत अध्ययन को हम यहीं पर विराम देते हैं। कुछ नया पढ़ते रहिए, कुछ नया सीखते रहिए।